प्रश्न संख्या पहले क्या बोल रहा है देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो हमें इसे कारण के साथ उत्तर देना है, ये सत्य है या असत्य। देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये बात सत्य है। इसका हम उत्तर लिखते हैं कि ये बात सत्य है। और इसका कारण क्यों लिखेंगे? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आती है, अपरिमेय संख्या भी होती है या आती है। चलिए तो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या बोल रहा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए, यह है संख्या रेखा जिसमें बीच में 0 होता है और दाहिना साइड होता है धनात्मक और बायां साइड होती है ऋणात्मक। तो देखिए, ये हमें बोल रहा है कि m एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या में जैसे हम मान लेते हैं रूट 4 का अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 आएगा और ये 2 धनात्मक है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। प्राकृतिक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, तो इसलिए ये बात असत्य है। इसको लिखेंगे असत्य। असत्य क्यों? क्योंकि सॉरी, इसको क्या लिख लीजिए, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकती। किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। देखिए, 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है। तो सबसे पहली बात देखिए, हम क्या बताए थे कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय आते हैं। तो बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय होती है, तो ये तो बात गलत है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी होती है। वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। पूर्ण संख्याएं भी होती है, प्राकृतिक संख्या मतलब जितने भी संख्या है सभी तो वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले तो ये असत्य है, इसका उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। और असत्य क्यों है तो अभी बताया है, क्योंकि सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहलाती है। तो लिखेंगे हम इसमें वास्तविक संख्या में परिमेय संख्याएं भी होती है, परिमेय संख्याएं भी होती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का तीनों प्रश्न हो गया। अब बताते हैं क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 का। थोड़ा सा वीडियो को स्किप करेंगे, फिर लिखेंगे क्वेश्चन, फिर बताएंगे आपको। देखिए, प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। इसका आंसर होगा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है, परिमेय भी होती है। देखिए हम बताते हैं कैसे। इसका उत्तर नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता। परिमेय भी होती है, देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे देखिए क्या है, रूट 4 है, एग्जाम्पल है ये। रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? है ना परिमेय संख्या, क्योंकि
हम 2 को बटे के रूप में लिख सकते हैं। और हम पिछले वीडियो बता चुके हैं कि जिसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या, और जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल भी निकले वो भी परिमेय संख्या होती है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और बताते हैं आपको। देखिए, प्रश्न संख्या 3 बनाने के लिए हमें चांद की ज़रूरत पड़ेगी, स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और ये प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे। चलिए हम संख्या रेखा खींचते हैं। संख्या रेखा खींचेंगे और इसके बीच में हम लोग क्या जीरो देंगे, और हम सबको मालूम है कि दाहिना साइड में होता है धनात्मक और बायां साइड में होता है ऋणात्मक। ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा यानी अनंत तक, और ये भी अनंत तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एक इकाई का नाप के बिंदु लगा लेते हैं। चलिए हो गया 1 इकाई, ये भी 1 इकाई हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। देखिए ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और ये 4 इकाई है। इधर भी वही सेम होगा, इधर जो होगा वो माइनस में होंगे। 3 से 2 की तरफ जाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, माइनस की तो हमको ज़रूरत नहीं है, फिर भी संख्या पर दर्शाने के लिए दे रहे हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचना है, फिर हमें एक एक इकाई का बिंदु ले लेना है। चलिए देखिए, अब हमें 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक इकाई तक हमें क्या करना है, हम लोग 0 से लेकर 2 इकाई तक ही चलेंगे, क्योंकि 2 और 3 के बीच में ही √5 आएंगे संख्या रेखा पर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 0 से 2 के बीच यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री का एक, ये यहाँ देखिए 90 डिग्री का एक बिंदु लेंगे। यहाँ तक 90 डिग्री का एक बिंदु है, और हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में 1 इकाई का एक लंब खींचना है। चलिए देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 1 इकाई का लंब खींचना है। तो 1 इकाई का लंब खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, चलिए देखिए क्या करते हैं। देखिए ये 5 और 6 से 1 इकाई हो जाएंगे, ये हो गया हमें 1 इकाई का लंब, और हमें आधार कितना हो गया, 2 इकाई का। और इसको क्या करेंगे, हम लोग 0 से लेकर इसको मिला देंगे। हम लोग इसको बोलेंगे 0, इसको बोलेंगे a। चलिए इसको लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया a और ये हो जाएंगे b, ये o है। चलिए इसको मिला देते हैं, o और b को मिला देते हैं। चलिए देखिए मिला दिए, ये जो हमारा हुआ ये √5 आएंगे। √5 कैसे आएंगे, चलिए बताते हैं। हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। समकोण त्रिभुज, देखिए इस पे हम समझाते हैं। हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, एक लंब खींचते हैं यहाँ पे, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, और ये मेरा हो जाएगा कर्ण। पहले बताते हैं कि ये 90 डिग्री का हो जाएगा कोण। 90 डिग्री के सामने वाले जो भी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। और ये अगर इसको हम लोग मान लेते हैं, कोई भी ए मानते हैं, तो ये कोण बनेगा, और कोण के सामने वाले को लंब बोलते हैं, और जो बच गए वो एक आधार हो जाते हैं। तो चलिए अभी हमने इसको ए है, ये ओ है, और हमने इसको बी माना था। या ध्यान से देखिए, ए ओ और बी सेम इसी तरह से हमने आधार को 2 माना था, और कर्ण हमको √5 चाहिए ये निकालने के लिए, आधार 2 माना था, और लंब कितना यहाँ से यहाँ तक कि 1 है, तो इसको हम लोग 1 मानते हैं। तो हम लोग देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, जब भी समकोण त्रिभुज होगी उसमें पाइथागोरस प्रमेय आएगा ही आएगा। ये हमें आगे की चैप्टर में पढ़ने हैं इसी क्लास में, देखिए तब तक फिलहाल हम लोग इसको समझते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से होते हैं कर्ण का स्क्वायर जो होते हैं ना, वो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का योग होते हैं। यानी लंब का स्क्वायर होता, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए हमें कर्ण निकालने हैं, कर्ण तो हमको √5 लाना है, ये तो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमें आधार मालूम है, लंब और आधार मालूम है। तो लंब का स्क्वायर लंब 1 है, और प्लस आधार का स्क्वायर आधार 2 है। इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमें कर्ण का स्क्वायर मालूम चल जाएगा। तो चलिए कर्ण का स्क्वायर मालूम करते हैं। ये हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएंगे, 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएंगे, और इधर से जब स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेंगे
इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर के इस साइड आकर ये हो जाते हैं रूट में। देखिए यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो ये 5 के ऊपर रूट हो जाता है। तो हमें कर्ण मालूम चल गया, कर्ण √5। तो हमें संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है, √5 तो मालूम चल गया। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमें प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए हमें 0 से लेकर O के बीच में हमें क्या करना है, प्रकार को खोल लेना है। यहाँ से लेकर 0 से लेकर O के बीच में हम लोग क्या करेंगे, प्रकार को खोल लेंगे। ये हो गया, 0 से लेकर O के बीच प्रकार हो गया। और हमें क्या करना है, चाप खींच लेना है संख्या रेखा पर। ये हो गया, यहाँ पे हम लोग चाप खींचेंगे, ये हमारा हो जाएगा √5। संख्या रेखा पर √5 हो जाएंगे। ये बिंदु है जिसको हम लोग चलिए मान लेते हैं C हो जाएंगे √5। तो हम लोग लिख सकते हैं C बराबर √5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे समाप्त होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न संख्या 4 हमें ये कह रहा है, कक्षा के लिए क्रियाकलाप, वर्गमूल सर्पिल की रचना। देखिए ये हमें कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, फिर भी हमें क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4 बनाने से पहले देखिए यहाँ पे हमको इसको C भी बोल सकते हैं यहाँ से, लेकिन O से लेकर C की जो दूरी है वही हमारा √5 है। तो इसको हम O से लेकर C तक की दूरी ही बोल सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है किताब में ही उसका बनाने का तरीका, तो हम उसी तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले हमको वही चीज़ ज़रूरत पड़ेगी जो हम लोग क्वेश्चन 3 में बनाए थे। सबसे पहले हमें ये चांद की ज़रूरत पड़ेगी, ये चांद की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हमें स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर हमें प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। हमने प्रकार में पेन लगाया है, आप पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। हमने पेन लगाया क्योंकि आपको क्लियर दिख सके जो भी हम रेखा बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्पिल बनाने के लिए हम लोग 1 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते हैं। ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर का एक लाइन, जिसको हम लोग 1 इकाई भी बोलते हैं। 1 इकाई बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे, इस बिंदु को बोलेंगे हम O, इस बिंदु को बोलेंगे हम O, और ये बिंदु को बोलेंगे हम P। तो हम P बिंदु पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो चलिए ये बिंदु को हम लोग इस लाइन को हम लोग इस बिंदु पे रखेंगे और सीधा सीधा रखेंगे आधार के। चलिए ये हो गया हमारा क्या, ये 90 डिग्री हो गया। अब इस पे हम P बिंदु पे हमें 1 इकाई का एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी लंब खींचना पड़ेगा 90 डिग्री का। देखिए 5 से लेकर 6 तक क्या होते हैं, ये हो जाते हैं 1। तो ये हमारा हो जाएगा P1। अब क्या करेंगे, हम O और P1 को मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा √2। चलिए हम लोग मिलाते हैं, इससे भी मिला सकते हैं आप, चांद से भी मिला सकते हैं। लाइन सीधी होनी चाहिए ताकि गड़बड़ ना हो। चलिए हम लोग इधर से खींचते हैं। ये हो गया हमारा, ये हो जाएंगे √2। अब हम लोग क्या करेंगे, P1 पे 90 डिग्री का एक कोण बनाएंगे। तो हमको इस लाइन को, हम इस बिंदु को इस बिंदु पे रखना पड़ेगा ताकि हमारा जो 90 डिग्री का कोण है वो सही हो, और ये जो लाइन है एकदम इस √2 पे रखना पड़ेगा। तो हमारा 90 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है, तो हम लोग 90 डिग्री यहाँ खींच लेंगे। चलिए 90 डिग्री खींच लिए, और इसको मिला के हमें इसको घुमाते नहीं है, चलिए आप लोग को दिक्कत होगी घुमाने में। चलिए यहाँ पे सभी हमेशा हम याद रखिएगा, एक ही इकाई का हम लोग लाइन खींचेंगे। चलिए ये 90 डिग्री से मिलाना है, आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, ये 90 डिग्री से मिलानी है। चलिए ये हो जाएंगे 5 से 6 1 इकाई का, और ये हो जाएंगे 1, ये भी हो जाएंगे 1, और ये P होंगे, P1 हो गए, और इसको बोलेंगे, इस बिंदु को हम लोग P2 बोलेंगे, P2। और हम क्या करेंगे, O से लेकर इसको मिला देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, O से P2 को जब मिलाएंगे तो O P2 हमारा हो जाएगा √3। इसको बोलेंगे √3। फिर से हमें क्या करना है, हमें P2 बिंदु पे एक 90 डिग्री का कोण खींचना होगा, 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। 90 डिग्री का कोण बनाकर एक लंब खींचना होगा जो कि 1 सेंटीमीटर यानी 1 इकाई का होगा। चलिए ये हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है। चलिए हम लोग खींचते हैं 1 इकाई का एक लंब।
मिलाते हुए 6 से ले इधर भी मिला लेते हैं। ये हो गया 5 से लेकर 6 तक 1 इकाई। अब सॉरी, ये थोड़ा सा गलती हो गया, आप लोग सही से बनाइएगा, यहाँ पे होना चाहिए। ये हो गया P2 और ये हो जाएंगे, ये बिंदु को बोलेंगे P3। तो चलिए P2 और P3 और PO को मिला देंगे, P3 और O को मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा √4। अब चाहे तो इसे आपको संख्या रेखा पे भी इजीली दर्शा सकते हैं, जिस प्रकार हमने इसको बनाया था। चलिए अब इसको और भी आप बना सकते हैं। चलिए एक और बना के बता देते हैं। इसी पे क्या करेंगे हम लोग, P3 पे हमें 90 डिग्री का कोण चाहिए, यहाँ 90 डिग्री का एंगल चाहिए और इसको हमको मिलाते हुए 1 इकाई का लंब चाहिए। चलिए मिलाते हैं 90 डिग्री का। यहाँ है हमारा 90 डिग्री, यहाँ से ये हो गया, ये हो गए ये 6 से 7 होते हैं 1। अब इसको बनाने के लिए ये बन गया। अब इसको हम लोग नाम देंगे P4। P4 नाम देंगे। P4 को हम लोग O से मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा √5। ये हमारा हो जाएगा, ये √3 है, ये √4 होंगे और ये √5 हो जाएंगे। चलिए तो इसी तरह से आप लोग आगे भी बना सकते हैं और भी बहुत सारा बनेगा। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ और इस चैप्टर का भी अंत हुआ। तो हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।